Assalamualaikum to all of you. Myself Amanullah from the Doctor Academy YouTube channel. In this new lecture, we are going to discuss the most important, most interesting, and the last topic of class 9th biology, chapter number 1, which is the colonial organization. होप सो फ्रेंड्स आप बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस न्यू लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को, जो कि 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। तो आपको इसे बहुत ही इजी तरीके से समझना है और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इजी तरीके से समझाऊं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं कॉलोनीज बनाकर, पर समझने वाली बात यह है कि उनके अंदर कोई भी आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी चीज़ पर, किसी और सेल पर जो है वो डिपेंड नहीं करते। इस लाइन का, इस पॉइंट का यही मतलब है। अब हम चलते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, जो है इन कॉलोनी ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इट्स ओन लाइफ। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में बताया कि कॉलोनीज में कोई भी सेल किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये पॉइंट भी उसको ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रही है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं और वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, और हर सेल जो है वो अपनी लाइफ खुद जीता है, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीता है, जैसे कि हम सिमिलरली इंसानों में होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर सेल जो है वो अपनी लाइफ खुद जीता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है दे नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक जो है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म होगा तो यूनिसेलुलर होगा, अगर एक सेल से ज़्यादा सेल का बना होगा तो वो मल्टी सेलुलर होगा। अब आप जो कहेंगे कि यहाँ पर तो बहुत सारे सेल्स मिलकर रहे हैं तो ये मल्टी सेलुलर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो सेल्स मिलते हैं बहुत सारे, हर कोई, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट में बताया कि हर कोई अपनी लाइफ, हर सेल खुद जीता है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से, मतलब वो हर कोई इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते। ओके, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि हमारा ईच सेल एक दूसरे सेल के साथ कंसर्न है, क्योंकि सेल मिलकर ही टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज मिलकर ही ऑर्गन बनता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर सेल जो है वो अपनी लाइफ खुद जीता है, ना किसी की हेल्प करता है, ना किसी से हेल्प लेता है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है वॉलवॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये बाकी सारी पॉइंट्स हैं ये वॉलवॉक्स के बारे में, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक मेन एग्जांपल है वॉलवॉक्स। तो चलिए हम वॉलवॉक्स को डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज वॉलवॉक्स। उसकी फर्स्ट पॉइंट है वॉलवॉक्स इज पॉलीफाइलेटिक मींस मेनी एंसेस्टर्स जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन अल्जाई। अब ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट कंसंट्रेशन देकर सुननी है कि वॉलवॉक्स जो है वो क्या है, पॉलीफाइलेटिक, मतलब कि उनके जो है उन कॉलोनी में बहुत सारे ओल्ड एज सेल्स भी रहते हैं। मतलब मैनी एंसेस्टर का मतलब है कि उनके जो बड़े सेल्स होते हैं, ओल्ड एज जो सेल्स होते हैं, वो भी कॉलोनीज में रहते हैं। और ये जीनस है किसका? क्लोरोफाइट ग्रीन अल्जाई। क्लोरोफाइट मीन्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर? तो उसका ही जीनस है ग्रीन अल्जाई का। ओके, मतलब ग्रीन अल्जाई के यूनिसेल्युलर सेल्स ही जो है वो वॉलवॉक्स कॉलोनी में रहते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आगे की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज अप टू 50,000 सेल्स। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोचेंगे कि मैक्सिमम कितने सेल्स जो है वो मिलकर कॉलोनी बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर कॉलोनी बना सकते हैं, पर एक एग्जांपल है कि वो जो है वो 50,000 मीन्स 50,000 तक भी सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बना सकते हैं। क्लियर? उसके बाद एक और पॉइंट है दे वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक इन 1700। मतलब करीब आज से 321 साल पहले मीन्स 321 ईयर्स अगो जो है वो एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट ने इनको रिपोर्ट किया था या इनको फर्स्ट देखा था, और ये यूं कहेंगे इसको डिस्कवर किया था।
अब हम आते हैं उनके स्ट्रक्चर की तरफ। इनका स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस टॉपिक की तरह। अब अगर हम उनके कंबाइंड बात करेंगे कि कॉलोनी की अगर हम बात करेंगे तो कॉलोनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। मैंने बस अपनी ड्राइंग से कोशिश की आपको समझाने की। और उसके बाद जो है अगर हम एक सेल को जूम करके देखते हैं कि एक सेल किस तरह दिखता है तो वो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हम कॉलोनी को देखते हैं। कॉलोनी में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक सेल है वॉलवॉक्स का। ओके, वॉलवॉक्स कॉलोनी का ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, मतलब ये जो है वो सेल्स हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अब मैंने इसको ड्रा करने का मकसद यही था कि कुछ सेल्स होते हैं वो जो है वो उनके अंदर ये रेड डॉट होता है उन सेल्स के अंदर। तो उन रेड डॉट का मतलब है कि वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मतलब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते और एक न्यू सेल पैदा नहीं कर सकते। ओके, उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कोई ओवर एज्ड हो जाता है या और भी बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम एक सेल को जूम करके उनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो अगर हम एक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आप रेड कलर देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर रेड कलर नहीं, यहाँ पर ग्रीन कलर आएगा। पर यहाँ पर ग्रीन कलर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था तो इसलिए यहाँ पर मैंने रेड कलर दिया है। मगर अगर हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की तो इनके यहाँ पर इस जगह पर इस हैबिटेट पर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर उनका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का जो यूनिट है, सब यूनिट क्लोरोफिल, वो भी इनमें प्रेजेंट होता है क्योंकि ये जीनस है ग्रीन अर्जाई की, क्लोरोफाइट ग्रीन अर्जाई, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सिमिलरली ये भी अपना खाना खुद बनाता है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, जिसमें क्लोरोफिल होता है और ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट इनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। और ये यहाँ पर इनका ये डॉट जो होता है ये आई स्पॉट होता है। जब इन पर जो है वो लाइट आती है तो ये आई स्पॉट हेल्प करता है इनको मूवमेंट में कि इस तरह जो है वो लाइट आ रही है, तो इसीलिए इनकी जो मूवमेंट है वो आई स्पॉट पर डिपेंड करती है। और जब आई स्पॉट पर जो है वो लाइट आती है तो ये इनको हेल्प करता है मूवमेंट में, मूवमेंट की डायरेक्शन बताने में। क्लियर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। जैसे कि मैंने आपको एमेबा में बताया था कि एमेबा भी है वो मड वाटर में रहता है या पूल्स में, पॉन्ड्स में रहता है, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जब उनके अंदर पानी आ जाता है तो वो उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्सक्रिएट करता है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। उनका फंक्शन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि दे लिव इन फ्रेश वाटर। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो फ्रेश वाटर में रहती है। अब वाटर में रहती है तो अगर उनकी बॉडी में कभी भी वाटर आ जाता है या कोई एक्सक्रिएट करने वाला मटेरियल आ जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू उस मटेरियल को या उस पानी को एक्सक्रिएट करेगी। क्लियर। होप सो फ्रेंड, आज के इस न्यू लेक्चर से आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने को मिली होगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।